गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मनोज नैन पर। हमारा 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 चला हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटी। इसके फर्स्ट 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इसका तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि। और कृषि के अंतर्गत इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। तो हमारा चैप्टर 5 चला हुआ है। चैप्टर 5 में हमारा फर्स्ट टॉपिक था आखेट एवं भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसकी हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था हमारा पशुचारण। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कृषि एग्रीकल्चर। तो अब पढ़ेंगे हम कृषि के बारे में। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं इसकी। कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। देखिए, जो पूरे विश्व में उसकी जो भौतिक दशाएं या जो वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट है, कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का जो रिलीफ धरातल कैसा है, सोयल कैसी है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, तो ये सभी कारक, उसके साथ साथ जो वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, तो ये सारे कारक क्या करते हैं, उस स्थान पर जो कृषि है, एग्रीकल्चर कार्य, उसको प्रभावित करते हैं। इन्हीं सब के आधार पर वहाँ पर उसी टाइप की कृषि की जाएगी जिसके लिए वहाँ पर कंडीशन उसके अनुकूल होंगी। तो इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियाँ देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कृषि होता क्या है, कि एग्रीकल्चर किसे कहोगे। तो देखिए, कृषि के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ में कृषि क्या होता है, कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है जोतना। क्या होता है? जोतना। तो इस प्रकार जो जमीन है उसको जोतकर एवं उसमें बोकर खाद्य पदार्थ और अन्य उपयोगी सामानों का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी भूमि है, उसको जोतकर वहाँ पर बीज बोकर उससे खाद्य पदार्थ और अन्य उपयोगी सामानों का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। तो जो अलग अलग स्थानों की कृषि है, वो वहाँ को उन स्थानों की जो फिजिकल कंडीशन है, भौतिक अवस्थाएं हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक दशाएं हैं, तो उस स्थान पर जो कृषि है उसको प्रभावित करती हैं। और जिस कारण जो कृषि की क्या देखी जाती हैं, विभिन्न विधियां या विभिन्न प्रणालियां देखी जाती है। तो इस तरह से हम अनेक प्रकार की कृषि पढ़ेंगे। देखिए, कोई कृषि का एक प्रकार नहीं है, जैसे अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग रीजन है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है। तो इसमें देखिए, हम मेन कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा निर्वाह कृषि। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला है हमारा प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आदिकालीन निर्वाह कृषि। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो आएगा हमारा गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये थे आपके निर्वाह कृषि। इसके बाद नेक्स्ट जो कृषि का प्रकार रहेगा वो रहेगा हमारा रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट रहेगा हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर में वो रहेगा मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिश्रित कृषि में क्या होता है, इसमें जो फसलों के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डायरी फार्मिंग, डायरी कृषि हो गई। तो इसमें क्या है, जो पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कृषि का प्रकार हो गया वो हो गया भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। कि जो हम खट्टे फलों की कृषि करते हैं ना, जैसे अंगूर वगैरह हो गए, तो खट्टे फलों की कृषि है जो, वो हम भूमध्य सागरीय कृषि में पढ़ेंगे, जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट कृषि का प्रकार हो गया बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये वाला कृषि का प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कृषि का प्रकार होगा वो होगा सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग।
इसमें क्या किया जाता है, एक समूह बना लिया जाता है किसानों के द्वारा, और वो अपनी उस समूह के द्वारा अपनी कृषि कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। तो यहाँ तक ये रहेंगे आपके कृषि के प्रकार। तो इनको एक एक करके हम स्टडी करते चलेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में रहेगा वो रहेगा हमारा माइनिंग, खनन। तो आइए शुरू करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, इसका जो है कृषि का। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जो इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कि देखिए, अगर निर्वाह कृषि क्या होती है, कि जो निर्वाह कृषि में जो स्थानीय लोग होते हैं या जो कृषक होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं या जो कृषक होते हैं, उनके परिवार कृषि उत्पादन का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण उपयोग कर लेते हैं। तो यह कृषि क्या निर्वाह कृषि किसके लिए की जाती है, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। कि इसमें जो भी उत्पादन होता है या तो उस सारे का सारा उपयोग हो जाता है या उसमें से थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है। तो इस आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे कहा जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं आपके। तो जो आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, की जो भूमध्य रेखा के आसपास। यह आज भी क्या है, जो घुमक्कड़ लोग हैं या जो आजकल भी जो मुख्य समाज से कटे हुए लोग हैं, जिनके पास आज भी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो उन वाले एरिया में ये कृषि की जाती है। जहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं, कि वहाँ पर जो आदिम जाति के जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ रहती हैं, उनके लोग यह कार्य करते हैं। तो इनके मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, अगर मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो वो है आपके अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो आइए एक बार मैप में देखते हैं कौन कौन से हैं। अफ्रीका, देखिए उष्णकटिबंध हमने पढ़ा था कि जो अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, जो बीच वाला पार्ट था ये करक और मकर रेखा वाला, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला कहलाता है उष्ण कटिबंध की भूमध्य रेखा के आसपास वाला। उसके बाद दूसरा आएगा, जो ये आएगा आपका ये वाला भाग, ये वाला आएगा शीतोष्ण कटिबंध, और जो ऊपर वाला आएगा ये आएगा शीत कटिबंध, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ऊपर वाला पोलर। तो इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय मतलब इस बीच वाले भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र की बात करते हैं। तो आइए मैप के द्वारा देखते हैं एक बार। ये है मैप, इसको देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र। तो इनकी बात करें सबसे पहले तो हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका देखिए, ये देखिए, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई करक रेखा, और ये बीच वाली ये वाली है हमारी 0 डिग्री वाली लाइन। यहाँ से लेकर ये वाली सीधी जाएगी, ये है 0 डिग्री, जो डॉटेड में है आपकी यहाँ से। ये डॉटेड वाली कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये नीचे वाली ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बीच वाला भाग क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। और जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वो इसी रीजन में की जाती है। तो सबसे पहला रीजन कौन सा था इसमें, अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो अफ्रीका का ये वाला सारा का सारा जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग
इसमें ये एग्रीकल्चर की जाती है। अधिकतर भाग देखिए जो भूमध्य रेखा के आसपास अधिकतर भाग वनों से ढके हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा के कारण घने जंगल हैं, घने वन हैं, और वहीं पर ये जनजातियां निवास करती हैं। और इन क्षेत्रों में आदिकालीन निर्वाह कृषि या हम कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की जाती है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र था इसमें, वो है दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका। ये हो गया आपका मध्य अमेरिका के भाग, ये वाले, और ये हो गए दक्षिण अमेरिका के भाग। देखिए ऊपर आ गया, ये ऊपर वाला है कनाडा, उसके बाद यूएसए, ये कनाडा हो गया, ये यूएसए, ये मैक्सिको, और उसके बाद यहाँ पर 8-9 छोटे छोटे देश हैं, ग्वाटेमाला, होंडुरस वगैरह। तो ये वाले छोटे छोटे देश इनमें भी, और यहाँ पर कुछ द्वीप समूह हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अमेजन बेसिन है, हमने पढ़ा था अमेजन के वर्षा वन है। तो इन वाले क्षेत्रों में भी आपकी 16 कल्टीवेशन या हम कह सकते हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है इसमें, वो है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो एशिया का कौन सा, ये वाले भाग मुख्यतः जो यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया है, ये वाले द्वीप समूह, और उसके बाद कुछ ये वाला भाग। तो यहाँ पर भी अभी भी कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। ये इसके मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। दोबारा देखते हैं कौन कौन से एरिया थे। एक था आपका मध्य उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका का ये वाला भाग, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया आपका। तो इन वाले भागों में कौन सी कृषि की जाती है, आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। तो अब कैसे की जाती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन क्षेत्रों में की वनस्पति को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है और उनको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। एवं जली हुई जो राख की परत उर्वर का कार्य करती है। जलाने के बाद वहाँ पर उनसे जो राख, जो एसेस जो बच जाती है, उसको किस में यूज़ लाया जाता है, उसको वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है जो वहाँ पर उर्वरक, उसके रूप में कार्य किया जाता है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसके अन्य नाम हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अथवा झूम खेती या स्थानांतरी कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। अथवा कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इस तरह कैसे भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें क्या किया जाता है कि जंगल में कोई भी एक क्षेत्र है, वहाँ के जो पेड़ पौधे वनस्पति उसको काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, और जलने के बाद जो राख बचती है उसको वहीं की उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न, कर्तन मतलब काटो, एंड दहन मतलब जलाओ, काटो और जलाओ, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी। इसमें बोए गए खेतों का आकार क्या होता है, इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं। ये जो आदिकालीन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। तो खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा, जो खेती में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं वो आपके पारंपरिक या पुराने ज़माने के औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, कुंदाली, फावड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कुछ समय पश्चात जैसे 3 से 5 वर्ष तक उस स्थान पर कृषि की जाती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या है, वो ना तो कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, कोई खाद वगैरह नहीं डाल रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं डाल रहे हैं मिट्टी में। तो कुछ समय बाद जैसे जैसे फसल पैदा करते रहते हैं, 3 से 5 साल बाद उस भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक क्या करता है, नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। तो क्या करता है, वही प्रोसेस फिर करेगा। उस स्थान को क्या करेगा, वहाँ पर पैदा होना कम हो गया तो क्या करेगा, किसी और स्थान पर देखेगा, वहीं पर वैसे ही वो वनों को, वनस्पति को काटेगा, उसको जला देगा और वहाँ पर नई जगह खेती के लिए तैयार कर लेगा। तो कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। देखिए पहले क्या कर रहा था, यहाँ पर कृषि कर रहा था 3 से 5 साल की, उसके बाद उर्वरता कम हो गई, उसके बाद वो चला गया दूसरे स्थान पर
3 से 5 साल तक यहाँ की। तो तब तक क्या होता है, जो पहले वाले स्थान इसको छोड़कर गया था यहाँ पर वनस्पति उग जाती है। वनस्पति तो क्या करेगा, जब इसकी भी उर्वरता खत्म हो जाएगी तो दोबारा से इस वनस्पति को जलाएगा और यहीं पर राख मिल जाएगी। तब तक इसकी 3 से 5 साल में उर्वरता शक्ति बन जाती है और दोबारा से वो इसी स्थान पर जाकर कृषि करना शुरू कर देता है। तो इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, जिससे झूम का चक्कर छोटा होता जाता है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, यहाँ कर रहा था, यहाँ कर रहा था, पहले यहाँ की यहाँ गया, उसके बाद यहाँ, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे इस जगह की क्या उर्वरता कम होती जाती है। जैसे 3 से 5 साल का सर्कल था वो 1 से 2 साल का होता जाता है। तो इस तरह से उसका झूम चक्कर या स्थान बदलकर या आग लगाकर कृषि क्षेत्र को तैयार करने का छोटा होता जाता है और वो क्या करता है फिर किसी अन्य स्थान को साफ करता है। तो इस तरह से ये स्थान बदल बदल कर करता रहता है। तो देखिए इसका एक दोष भी है कि इससे जो उस क्षेत्र के जो वन है, जो वनस्पतियाँ, उसका ह्रास होता है और पर्यावरण को क्षति भी पहुंचती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए जो स्थानांतरी कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसको अन्य अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे असम हो गया, तो वहाँ इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 1 नंबर में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे क्या कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है। जो मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग कहा जाता है। जैसे देखिए तो अगर एक बार दोबारा बात करें तो जैसे भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्यों से, जैसे असम हो गया, वहाँ पर कहा जाता है झूमिंग। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। मलेशिया इंडोनेशिया में कहा जाता है लादांग। तो ये स्थानांतरित कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं आपके। तो आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है और वहाँ इसे किस नाम से पुकारते हैं। देखिए जो विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे बात करें तो ब्राज़ील की, ब्राज़ील में जैसे रोका कहा जाता है। श्रीलंका में चेना कहा जाता है। लाओस वियतनाम है, वहाँ पर रे कहा जाता है। जैसे भारत के राज्यों की बात करें तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बालरा कहा जाता है। दक्षिण भारत में जारा इरका कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है। मणिपुर में पलामू कहा जाता है। झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में खील कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो ये थी आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसके बाद दूसरी है हमारी गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो देखिए एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या पढ़ा था, तो जो आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। कृषि का सबसे पुराना या आदिम स्वरूप है। तो इसमें क्या किया जाता है, कृषि के लिए जो वनस्पति को जला दिया जाता है, उससे हुई जो राख प्राप्त होती है उसको मिट्टी में मिलाकर वहाँ पर कृषि की जाती है। कुछ समय बाद उस भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो कृषक होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे स्थान को ऐसे ही जलाकर वहाँ पर राख मिट्टी में मिलाकर दूसरे स्थान पर कृषि करने लग जाते हैं। तो इसीलिए वो स्थान बदल बदल कर कृषि कर रहे हैं, पहले उस स्थान पर फिर उस स्थान पर। तो इसीलिए इसे स्थानांतरित या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि की कुछ विशेषताएं भी हमने पढ़ी थी। जैसे खेतों का आकार क्या होता है, खेतों का आकार छोटा होता है। पारंपरिक औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुंदाली थी, फावड़ा था, लकड़ी के औजार थे। उसके बाद इससे जो कृषि उत्पादकता प्राप्त होती है, कि जो कृषि उत्पादकता, देखिए कृषि उत्पादकता क्या होती है, कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपके पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, खादों का स्प्रे वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो आधुनिक तकनीकों का भी वहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है। और क्या था कि जो भूमि की
उर्वरक क्षमता है वो कम होती है, तो कृषक दूसरे स्थान पर कृषि करने जाते हैं। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से जाना गया था। ये थी आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो अब दूसरा प्रकार है इसका गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जो गहन निर्वाह कृषि है यह मुख्यतः क्या है, इसमें जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति होती है, और दूसरा कुछ का व्यापार भी किया जाता है, उत्पादन व्यापार के लिए भी उत्पादन थोड़ा बहुत किया जाता है। तो जो गहन निर्वाह कृषि है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून एशिया, कि जो इस प्रकार की कृषि है मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। तो जो गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है आपकी, कि जो गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर, जो मानसून एशिया है, जो मानसूनी एशिया जो आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के एक क्षेत्र है, उन वाले भागों में मुख्यतः गहन निर्वाह कृषि की जाती है आपकी। तो जिसमें खेतों का आकार क्या होता है, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। तो गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं। पहली है आपकी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, उसमें मेन मुख्य फसल कौन सी आपकी राइस है, चावल है। और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, उसकी मुख्य फसलें आपकी जैसे वीट गेहूँ हो गई, सोयाबीन जौ सोरपम आदि मुख्य फसलें हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो इसमें चावल प्रमुख फसल है, मुख्य फसल कौन सी है, चावल है आपकी। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार क्या होता है, छोटा। जो देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, अधिकतर जनसंख्या पाई जाती है, जैसे वहाँ पर चाइना आ गया आपका, भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र आ गए। तो यहाँ पर क्या है, डेंस बिल्कुल की घनी जनसंख्या पाई जाती है। तो अधिक जनसंख्या के कारण क्या है, खेतों का आकार छोटा होता है। और कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है, कि जो कृषक का पूरा परिवार है उसी कार्य में कृषि में लगा हुआ है। भूमि का गहन उपयोग होता है, कि जो छोटे से क्षेत्र से बहुत अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व रहता है, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो चावल का अधिकतर कार्य हाथों से किया जाता है, उसको लगाने से लेकर उसकी कटाई तक का, उसको झाड़ने तक का कार्य लगभग हाथों से किया जाता है। तो इसमें जो मिट्टी की उर्वर क्षमता है, उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद का प्रयोग और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। तो देखिए क्या होता है, एक खेत है, पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, मान लीजिए 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर लगे हुए हैं। क्या है, इस एक खेत के मुकाबले अगर इस 1 एकड़ की बात करें तो यहाँ पर तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। अगर इसी प्रोडक्शन को पर पर्सन में डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाता है, प्रति कृषक उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थी आपकी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। दूसरी है इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। दूसरी है हमारी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो मानसून एशिया के अनेक भागों में देखिए वो भी क्या था, देखिए सारी की सारी एग्रीकल्चर कहाँ की है, दोनों प्रकार की कहाँ की जाती हैं, जो मानसून एशिया के भागों में की जाती है। तो मानसून एशिया के कुछ भागों में तो चावल प्रधान मुख्यतः चावल वाली फसल उगाई जाती है। उसके बाद जो अन्य क्षेत्र बच जाते हैं वहाँ पर चावल रहित, चावल को छोड़कर अन्य फसलें उगाई जाती हैं। तो मानसून एशिया के अनेक भागों में जो उच्चावच जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों में भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं है। तो देखिए जो अलग अलग क्षेत्र, वहाँ पर अलग अलग उच्चावच धरातल पाया जाता है, अलग अलग जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो पानी की मात्रा है, वर्षा है वो भी अलग अलग पाई जाती है, टेम्परेचर उसमें भी डिफरेंस मिलता है। तो इस वजह से सभी भागों में धान या चावल उगाना संभव नहीं है। तो इन क्षेत्रों में कुछ अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे उत्तरी चीन, चीन का उत्तरी भाग मंचूरिया, ये आपका चीन का ही एक भाग है जो
पड़ता है जो एशिया के ईस्टर्न साइड पड़ता है, जो आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके आसपास का एरिया है ये। उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान। तो इन क्षेत्रों में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरपम इत्यादि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हो गई? गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरपम। उसके अलावा जो भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ और दक्षिणी देखिए भारत में जो सिंधु और गंगा नदी के मैदान के पश्चिमी भाग है वहाँ पर गेहूँ और दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखतः रूप से उगाया जाता है आपका। देखिए जो उत्तरी चीन था, ये मैप है देखिए इसका, गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया गया, इंडेक्स दिए गए इस वाले क्षेत्र में। तो जो आर्द्र चावल प्रमुख, जहाँ की चावल प्रमुख फसल है उसके लिए तो डार्क कलर दिया गया है, और जहाँ पर अन्य फसलें उगाई दी गई हैं वहाँ पर लाइट कलर दिया गया है। तो देखिए अगर चावल की बात की जाए तो जो अगर बात करते हैं हम चावल रहित की, तो उत्तरी चीन, चीन का क्या होता है, कुछ उत्तरी वाला भाग चीन के क्या है, उत्तर वाला भाग इसमें शामिल होता है। कुछ मंचूरिया क्षेत्र, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये वाला क्या कहलाता है, मंचूरिया कहलाता है। उसके बाद जो उत्तर नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है छोटा सा देश, उसके नीचे ये साउथ कोरिया, जो ये वाले हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों एक दूसरे के साथ लगते हुए हैं आपके, ये दोनों के दोनों रीजन। तो उत्तरी चीन हो गया, ये वाला रीजन हो गया आपका, ये वाला मंचूरिया हो गया। उसके बाद ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रीजन हो गए। उत्तरी जापान, ये जापान है, जापान का ये उत्तर वाला भाग हो गया यहाँ पर, यह पूरा का पूरा ऐसे जापान है, और जापान का कौन सा, ये उत्तर वाला भाग, यहाँ पर भी आपकी गेहूँ वगैरह फसलें उगाई जाती हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सिंध गंगा का मैदान है, जो गंगा नदी है इस तरह से जाती है, इसके पश्चिम की तरफ, इस साइड तरफ का जो आपके जो पंजाब हरियाणा ये वाले एरिया बच गए यहाँ पर, कुछ भाग यूपी के, एमपी के, तो इन वाले क्षेत्रों में, यूपी वगैरह के हैं, तो इन वाले क्षेत्रों में आपकी मुख्यतः ये अन्य फसलें उगाई जाती हैं। और दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क भाग की, दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क भाग, यहाँ पर जो राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी जो ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा जो आपका डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी है, चावल है आपकी। तो जैसे भारत की बात करें, भारत के मैप में देखें तो ये आपके जो यूपी आ गया, यूपी का भाग आ गया, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल का आ गया, उसके बाद ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है जहाँ पर मुख्यतः नदियों के डेल्टा पाए जाते हैं, तो इन वाले भागों में आपकी चावल की उत्पादन किया जाता है, क्योंकि चावल के लिए यहाँ पर इनकी उपजाऊ दोमट मिट्टी प्राप्त होती है, क्योंकि नदियाँ बाढ़ लाती हैं, इससे क्या है वहाँ पर हर साल नई मिट्टी बिछती रहती है, उर्वरता ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर चावल मुख्य फसल है आपकी। तो ये थे आपकी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो आइए एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में। तो देखिए जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, इसमें क्या है, मुख्य फसल चावल है। अगर चावल रहित की बात करें तो इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, सोयाबीन, जौ जैसी फसलें हैं। तो यह कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर चावल या धान की फसल उगाना संभव नहीं है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो जैसे दोनों में खेतों का आकार छोटा होता है, जो मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, अधिकतर जो परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं।
जो चावल प्रधान है वहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, जो चावल रहित है वहाँ भी प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, लेकिन दोनों में जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो अधिक होता है, क्योंकि जो पर हेक्टेयर या हर एक, हम कह सकते हैं कि जो खेत है हमारा वहाँ पर क्या है, उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन काम करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं उस एक क्षेत्र में, इसलिए अगर उनको हर एक में डिवाइड करें तो उनको थोड़ा थोड़ा मिलता है। जो जैविक खाद का उपयोग किया जाता है दोनों में, जैसे गोबर की खाद, तो जो चावल प्रधान की मुख्य फसल चावल हो गई और चावल रहित की आपकी गेहूँ, सोयाबीन जो इत्यादि हो गई। और क्षेत्र कौन सा इनके, मानसून एशिया है, आपके मानसून एशिया के अधिकतर भागों में यह की जाती है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसमें हमने पढ़ा है जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, निर्वाह कृषि, और इसके दो प्रकार, प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरा था आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर गैर निर्वाह कृषि के बारे में और इनके डिफरेंस के बारे में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।